मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। अभी जस्ट पिछले वीडियो में हमने देखा था मोमेंटम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने समझा था। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्या नहीं होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन की क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। सबसे पहले तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके सामने थोड़ा सा ब्लैक स्क्रीन आ गया, अब आ जाएगा शायद। पीडीएफ लोड हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, क्लास 9 का चैप्टर 9। चलिए देखें, तो क्लास 9 का चैप्टर 9 मैं यहाँ पे सारा क्वेश्चन लिख दिया हूँ, क्योंकि पेज नंबर भी हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को आसानी रहे। एनसीईआरटी चैप्टर 9 पेज नंबर 118 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले बीच वाला जो क्वेश्चन है, उन बीच वाले क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया, इसमें से किसके पास ज्यादा इनर्सिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्सिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज, एक स्टोन और एक रबर बॉल का। अच्छा ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर में हम लोग एक लाइन जोड़ेंगे सिर्फ और सिर्फ, क्या, सिंस मास इज द मेजर ऑफ एनर्सिया, मास इज द मेजर ऑफ एनर्सिया। हमें पता है कि एनर्सिया मास पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज्यादा उसका एनर्सिया होगा। देयरफॉर अ स्टोन हैज मोर एनर्सिया देन द बॉल, इसलिए जो स्टोन होगा, स्टोन का एनर्सिया उस बॉल के एनर्सिया से ज्यादा होगा, बिकॉज इट्स मास इज ग्रेटर, क्योंकि उसका मास क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा बी नंबर वाला में। बी नंबर वाले में कह रहा है अ बाइसिकल एंड अ ट्रेन, एक बाइसाइकिल यानी कि एक साइकिल और एक ट्रेन। तो निश्चित है यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि एक ट्रेन का जो वेट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, एक ट्रेन का मास बहुत ही ज्यादा होगा, इसलिए यहां भी हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेन हैज मोर एनर्सिया। अगेन क्वेश्चन नंबर सी, अ 5 रुपीज क्वाइन एंड 1 रुपीज क्वाइन। देखो 5 रुपए वाला क्वाइन थोड़ा सा मोटा और भारी होता है, ठीक है ना, 1 रुपया वाला क्वाइन हल्का होता है। तो 5 रुपी क्वाइन हैज द मोर एनर्सिया बिकॉज इट्स मास इज ग्रेटर देन द 1 रुपी क्वाइन, उसका मास 1 रुपए क्वाइन से ज्यादा होता है, इसलिए 5 रुपए क्वाइन का एनर्सिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, ये क्वेश्चन डाउट्स भी था बहुत लोगों का, मेरे को सेंड भी किया था क्वेश्चन। आगे हम देखते हैं इसमें। इन द फॉलोइंग एग्जांपल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। इस एग्जांपल में बताइए कितनी बार बॉल की वेलोसिटी चेंजेस हुई है। देख लेते हैं एग्जांपल क्या। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर। देखो एक फुटबॉल प्लेयर है, वो बॉल को किसी दूसरे प्लेयर के पास फेंकता है, ठीक है। अ फुटबॉल प्लेयर किक्स अ फुटबॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज ऑन टीम। अपने ही टीम के एक फुटबॉल प्लेयर यहाँ पे है, अपने ही टीम के किसी और प्लेयर के पास क्या करता है, ये प्लेयर 1 प्लेयर 2 के पास बॉल को फेंकता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, ये क्या करता है, गोल की तरफ फुटबॉल को फेंकता है, ये इधर किक करता है। द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, यहाँ पे गोलकीपर फुटबॉल को कलेक्ट करता है, यहाँ पे फिर वो रखता है, ठीक है ना, फुटबॉल, एंड किक्स इट टुवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम, और ये अपने टीम के प्लेयर के पास क्या कर देता है, किक कर देता है। देखिए तो कह रहा है क्या, ऑल्सो आइडेंटिफाई द own team, team collects the football, kicks the player towards his own team, also identify the agent supplying the force in each case। हर एक केस में कौन एजेंट फोर्स को सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कौन कर रहा है फोर्स को, यही आइडेंटिफाई करना है, और कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है। देखो तो इसको हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन तो बेसिकली 4 बार चेंज होगा। 4 बार कैसे, तो जब प्लेयर वन बॉल को प्लेयर 2 के पास फेंकेगा तो एक बार तो यहाँ डायरेक्शन चेंज होगा, प्लेयर 1 बॉल को प्लेयर 2 के पास फेंकेगा। अब प्लेयर 2 बॉल को गोलकीपर की तरफ फेंक दिया, गोल की तरफ बेसिकली फेंक दिया, तो दूसरी बार यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ, पहली बार यहां पे, दूसरी बार जब ये स्ट्राइक किया तो यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ। तीसरी बार जब ये गोलकीपर यहां पे बॉल को हाथ से पकड़ करके यहां पे रखा तो तीसरी बार डायरेक्शन यहां पे चेंज हुआ, है ना, हाथ से पकड़ा बॉल को और पकड़ करके नीचे रखा तो वहां पर भी डायरेक्शन चेंज हुआ। चौथी बार जब ये गोलकीपर क्या करेगा, अपनी टीम के किसी प्लेयर के पास स्ट्राइक करेगा तो चौथी बार, तीसरी बार यहां और चौथी बार यहां डायरेक्शन चेंज होगा। कुल मिलाकर टोटल 4 बार डायरेक्शन चेंज होगा। तो आगे हम लोग इसको आंसर देखते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है ना। यहां पे कह रहा है क्या, हेयर
द वेलोसिटी ऑफ द फुटबॉल चेंजेस 4 टाइम्स। देखिए यहाँ पे हम लिखे भी है। फर्स्ट, व्हेन द फुटबॉल प्लेयर व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक्स द फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, जब एक फुटबॉल प्लेयर दूसरे प्लेयर के पास बॉल मारेगा। दूसरी बार, व्हेन द सेकंड प्लेयर किक्स टुवर्ड्स द गोल, जब दूसरा प्लेयर गोल की तरफ मारेगा। तीसरी बार, जब गोलकीपर स्टॉप्स द बॉल, जब गोल को स्टॉप करेगा, बॉल को स्टॉप करेगा गोलकीपर। चौथी बार, जब गोलकीपर बॉल को हिट करेगा। ठीक है ना, यही 4 केस में हमारा क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा। अब देखते हैं कि एजेंट, कौन कौन एजेंट फोर्स को सप्लाई कर रहे हैं। देखिए तो कौन कौन एजेंट फोर्स को सप्लाई कर रहे। केस वन में पहला प्लेयर स्ट्राइक करता तो अपने पैर से फोर्स लगाता है। केस 2 में सेकंड प्लेयर स्ट्राइक करता है तो अपने पैर से फोर्स लगाता है। केस 3 में थर्ड प्लेयर एजेंट का काम कर रहा है। थर्ड प्लेयर यानी कि जो गोलकीपर है, गोलकीपर एजेंट का काम कर रहा है और वो अपने हाथों से बॉल पे फोर्स लगा रहा है, तो लिखेंगे बाई हैंड। केस 4 में क्या हो रहा है कि गोलकीपर बॉल को किक कर रहा है, तो गोलकीपर ही स्ट्राइक यहाँ पे सप्लाई करेगा फोर्स को, लेकिन बट बाय हिज लेग, अपने पैरों से वो हिट करेगा। ठीक है, तो यही हो गया इसका हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डिटैच फ्रॉम द ट्री इफ यू विगोरसली शेक इट्स ब्रांच। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब हम लोग मान लेते हैं कि पेड़ को जाएंगे और पेड़ को अचानक से बहुत जोर से हम लोग हिलाने लगते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से देखते हैं कि कुछ फल या कुछ पत्ता होता जो होता है ना, वो वहां से नीचे गिर जाता है। तो क्वेश्चन यही है कि वो फल या पत्ता नीचे क्यों गिरता है जब हम लोग पेड़ को एक अच्छी तरह से थोड़ा सा हिलाते हैं। तो इसमें भी क्या होगा कि जब पेड़ को हम अच्छी तरह से हिलाते हैं, व्हेन द ब्रांच ऑफ द ट्री सेकंड विगोरसली, लगातार जब हम लोग उसे सेक कर रहे, हिला रहे हैं, इट कम्स इन द मोशन, यानी कि जो पेड़ होगा वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन वही जो फल होगा या जो पत्तियां होंगी, वाइल द लीव्स और द फ्रूट्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, ये सब क्या होगा, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। और इसके वजह से क्या होगा, वो रेस्ट में रहना चाहेगा, पेड़ तो आगे जाएगा, वो बैकवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा। और इसी के वजह से क्या होता है, द सम ऑफ द लीव्स गेट डिटैच फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री, वो ब्रांच वहां से क्या हो जाता है, डिटैच्ड हो जाता है, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस लगाता है, अपोजिट फोर्सेस लगा करके डिटैच हो जाता है, टूट जाता है और टूट करके नीचे गिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल्स बैकवर्ड व्हेन द एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट। देखो क्वेश्चन ये है कि जब एक मूविंग बस, एक बस है, बस के अंदर आप बैठे हुए हो, आप हो या पैसेंजर हो, अगर बस मूव कर रही है और अचानक से ब्रेक लग जाए तो आप आगे की तरफ क्यों झुकते हो, और अगर बस सडनली स्टार्ट हो जाए या फिर रेस्ट से स्टार्ट हो तो हम पीछे की तरफ हमें जर्क क्यों लगता है, यही क्वेश्चन है। देखो तो इसका आंसर हम लोग कैसे देंगे, इन अ मूविंग बस, किसी मूविंग बस में, बस के साथ हम भी घूमते हैं, तो अब पैसेंजर मूव्स विथ द बस, या फिर लिख सकता हूं पैसेंजर मूव अलोंग विद द बस, एकदम बस के साथ साथ पैसेंजर मूव करता है। तो पैसेंजर और बस दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन तो पैसेंजर के पास भी है और इनर्शिया ऑफ मोशन तो बस के पास भी है, दोनों के पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। तो एज द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जैसे ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, द बस कम्स टू रेस्ट। अब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है मतलब अपोजिट फोर्सेस लगाता है ब्रेक के थ्रू, तो अपोजिट फोर्सेस ब्रेक के थ्रू लगाएगा तो बस तो रेस्ट में आ गया। लेकिन बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द पैसेंजर, लेकिन वही पैसेंजर के इनर्शिया की वजह से पैसेंजर क्या करेगा, पैसेंजर, चूंकि पैसेंजर के पास भी तो इनर्शिया ऑफ मोशन है, उसके पास तो कोई एक्स्ट्रा फोर्सेस नहीं लगा, उसके अंदर तो ब्रेक हम नहीं लगाए ना, ब्रेक तो हम लगाए बस में। अब बस और पैसेंजर दोनों के पास इनर्शिया ऑफ मोशन था, बस के पास तो अपोजिट फोर्सेस लगाए तो बस तो रुक गया, लेकिन वही पैसेंजर अपने इनर्शिया को मेंटेन करने के लिए, अपने इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करने के लिए वो आगे की तरफ क्या हो जाता है, फॉल कर जाता है, आगे की तरफ गिर जाता है, ठीक है ना, या फिर आगे की तरफ झुक जाता है, हम लोग उसको कहते हैं। तो बट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन द पैसेंजर ट्राई टू मेंटेन इट्स मोशन, पैसेंजर अपने मोशन को मेंटेन करना चाहता है, एज ए रिजल्ट द पैसेंजर फॉल्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसीलिए पैसेंजर आगे की तरफ गिर जाता है, ठीक है ना। सिमिलरली इसी तरीके से व्हेन द बस एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट, वही चीज होता है कि जब बस रेस्ट से स्टार्ट होता है, वी पैसेंजर, हम या पैसेंजर, ड्यू टू द इनर्शिया ऑपरेशन। अच्छा देखो, बस जब रेस्ट में होता है तो हम और बस दोनों रेस्ट में होता है, दोनों रेस्ट में होता है, दोनों के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, ठीक है ना।
लेकिन जब बस अचानक से स्टार्ट हो जाएगा, तो बस को तो मोशन मिला उसके इंजन के थ्रू, लेकिन हम तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे ना भाई, हमारे पास भी तो रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो हम रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। अब इसके वजह से क्या होता है, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट वी ट्राई टू मेंटेन आवर पोजीशन ऑफ द रेस्ट, हम लोग रेस्ट के पोजीशन को मेंटेन करना चाहते हैं, और एज अ रिजल्ट वी या पैसेंजर फॉल्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, और इसी की वजह से क्या होता है, पैसेंजर पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। अब आते हैं, ज्यादा इसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन नहीं थे, इन बिटवीन क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे इसमें, तो आते हैं पेज नंबर 126 में, पेज नंबर 126 में, और पेज नंबर 126 में एक क्वेश्चन था कि 126 और 127 में, 126 में हमारा है 3 क्वेश्चन, 127 में 1 क्वेश्चन है, दोनों वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 126 की बात करते हैं हम लोग। इफ द एक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिएक्शन, हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट। चलो क्वेश्चन ये है, कहता है क्या कि अगर एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा बराबर होते हैं तो बताइए कि कैसे एक हॉर्स एक कार्ट को पुल कर लेता है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूं इस चीज में, ऐसे क्वेश्चन में हम आपको समझा दें कि देखो यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल तो होता है, लेकिन एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक बॉडी पे नहीं लगता है, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लगता है। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डज नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडी एंड डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग बॉडी पे अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट होता है ना। और एक चीज और बताएं इसके अंदर कि अगर एक सिस्टम की बात किया जाए तो पूरे सिस्टम में सिस्टम का इंटरनल फोर्स उसको एक्सेलरेट नहीं करवाता है। तो अगर एक काट और एक घोड़ा को हम एक सिस्टम के तौर पर माने, क्योंकि चलना तो दोनों को साथ में ही है, एक काट और घोड़ा दोनों को साथ में ही चलना है, क्योंकि दोनों को बांध दिया गया है, तो दोनों एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। और अगर कुछ इंटरनल फोर्सेस उन दोनों के बीच लग भी रहा है तो दैट इज इंटरनल फोर्सेस डज नॉट एक्सेलरेट्स द सिस्टम, वो सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं कर सकता है। ओनली द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम एक्सेलरेट्स द सिस्टम। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि सिस्टम पे अगर एक्सटर्नल फोर्सेस लगेगा तभी वो एक्सेलरेट करेगा। इसीलिए फोर्स, वो घोड़ा जब ग्राउंड पे फोर्स लगाता है जमीन पे, तो जमीन उसको रिएक्शन फोर्स देता है, तो रिएक्शन फोर्स वो सिस्टम के बाहर का फोर्स है, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस है और इसकी वजह से काट घूमता है। आइए हम आंसर देखते हैं इसका, चलिए आंसर देखते हैं। देखो कह रहा है क्या, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द हॉर्स इज एबल टू अप्लाई इनफ फोर्सेस, ये तभी पॉसिबल है व्हेन द हॉर्स इज एबल टू अप्लाई इनफ फोर्सेस टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्सेस बाय द कार्ट व्हील्स एंड द फीट ऑफ द हॉर्स। यानी कि घोड़ा खड़ा होगा जमीन पे तो उसके भी 4 पांव होंगे, तो उसके चारों पांव और जमीन के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, काट का चक्का और जमीन के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे क्या कि वो घोड़ा उस काट को तभी खींच सकता है जब उसके पास इतना ताकत हो कि जो फ्रिक्शनल फोर्स घोड़ा के पैर और जमीन के बीच में लग रहा है और जो फ्रिक्शनल फोर्स काट के व्हील और जमीन के बीच में लग रहा है, दोनों को वो अगर ओवरकम कर सकता है तो वो काट को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, इतना ताकतवर घोड़ा हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और टू मेक द कार्ट मूव, कार्ट को कैसे मूव कर लेता है घोड़ा, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होते हुए भी। अ हॉर्स पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड विथ हिज फीट, हॉर्स क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है, वो कार्ट को नहीं खींच रहा होता है, वो ग्राउंड को पुश करता है। ठीक है ना, हॉर्स कार्ट पे फोर्स नहीं लगा रहा, हॉर्स ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा है, याद रखिए इस चीज को, ग्राउंड पे फोर्स लगा रहा। और व्हेन द रिएक्शन फोर्स ऑफ द ग्राउंड, और ग्राउंड उसको रिएक्शन फोर्स देगा घोड़ा को, है ना। तो हॉर्स लगातार ग्राउंड पे एक्शन फोर्सेस लगा रहा, ग्राउंड उसको रिएक्शन फोर्सेस लगा रहे, हॉर्स उसके लिए आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड भी हो जाता, झुक करके एक्शन फोर्सेस ग्राउंड पे लगाया, ग्राउंड हॉर्स को रिएक्शन फोर्स दिया। और अगर वो रिएक्शन फोर्स जो ग्राउंड के थ्रू हॉर्स को रिएक्शन फोर्सेस मिल रहा है, जो ग्राउंड के थ्रू घोड़ा को रिएक्शन फोर्सेस मिल रहा है, रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द ग्राउंड, इफ द रिएक्शन फोर्सेस ऑफ द ग्राउंड बिकम्स ग्रेटर देन द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स, और जब ये रिएक्शन फोर्स ग्राउंड के द्वारा, चूंकि एक्सटर्नल फोर्सेस है, तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स जो ग्राउंड के द्वारा रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, जब ये रिएक्शन फोर्सेस टोटल इंटरनल फोर्सेस से ज्यादा हो जाता है, द कार्ट स्टार्ट मूविंग, कार्ट क्या करता है,
मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब तक टोटल फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा रिएक्शन फोर्स ग्राउंड के थ्रू नहीं मिलता है तब तक काट नहीं मूव कर सकता है। जब घोड़ा फोर्स लगाएगा ग्राउंड को, ग्राउंड के थ्रू रिएक्शन फोर्स मिलेगा। जब वो रिएक्शन फोर्सेस टोटल फ्रिक्शनल फोर्सेस से ज़्यादा हो जाएगा, काट आराम से मूव करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई इट इज डिफिकल्ट फॉर अ फायरमैन टू होल्ड अ होस विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। चलिए ये भी क्वेश्चन है कि एक फायरमैन जो होता है ना, होस समझते हो, होस जैसे आग लग जाता है तो नहीं आता फायर ब्रिगेड वाला गाड़ी, तो एक पाइप लिया हुआ रहता है, पाइप से बहुत प्रेशर में पानी निकलता है, तो उस पाइप को पकड़ना, उसे होस बोलते हैं हम लोग, तो उस होस को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उससे इतना ज़्यादा वेलोसिटी में पानी निकलता है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी में पानी निकलता है, तो उसे पकड़ना, उसे होल्ड करके रखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो वही कहता है व्हेन अ फायरमैन होल्ड अ होस, अगर एक फायरमैन होस को पकड़ता है विच इज एक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ वेरी हाई वेलोसिटी, चूंकि वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से पानी को इजेक्ट करता है, बहुत तेजी में पानी को इजेक्ट करता है, तभी तो कोई भी आग, कितना भी बड़ा बड़ा आग वो लोग बुझा देते हैं ना। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अगर बहुत हाई स्पीड से करेगा तो मास ऑफ द वाटर भी बहुत ज़्यादा होगा, वेलोसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि द वाटर स्ट्रीम हैज़ द फॉरवर्ड मोमेंटम। जो वाटर का स्ट्रीम है, जो आगे की तरफ पानी जा रहा है, उसके पास बहुत ज्यादा फॉरवर्ड मोमेंटम होता है, ह्यूज फॉरवर्ड मोमेंटम। अब बहुत ज्यादा अगर फॉरवर्ड मोमेंटम है तो द फायरमैन होल्डिंग द पाइप हैज टू बैलेंस द मोमेंटम बाय अप्लाइंग द सफिशिएंट फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अब इतना ज्यादा फॉरवर्ड मोमेंटम उसको मिल रहा है तो न्यूटन थर्ड लॉ के थ्रू पाइप पर भी उतना ही मोमेंटम बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम लगेगा तो पाइप तो वहां से नीचे गिर जाएगा ना, जमीन पर पाइप गिर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए उतना ही फोर्स जो फायरमैन जो पकड़ करके उसको रखता है, उतना ही फोर्स जितना मोमेंटम आगे पानी, जितना मोमेंटम से पानी जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही मोमेंटम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ता है, उसको टाइटली स्टेबल रखने के लिए, है ना, ताकि वो उसी पॉइंट पर, उसी जगह पर स्टेबल रखे और लगातार उस पॉइंट पर पानी फेंकते रहे। तो उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी इसको भी मोमेंटम लगाना पड़ता है, और जितना तेजी से पानी निकलेगा उतना ही तेजी से इसको भी फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो छूट करके जमीन पर गिर जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाता है, वो उसको डिफिकल्ट हो जाता है। देयरफॉर इट इज डिफिकल्ट फॉर हिम टू होल्ड अ होस पाइप विच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। इसीलिए उसको डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में और बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आगे जाता है। ठीक है, और उस चीज को मेंटेन करने के लिए इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही मोमेंटम लगाना पड़ता है, नहीं तो वो बैकवर्ड मोमेंटम पाइप पे लग जाएगा और पाइप जमीन पर गिर जाएगा, और पाइप जमीन पर गिर जाएगा तो आग तो बुझेगा नहीं, और जब तक पाइप वहां पे स्टेबल नहीं रहेगा तब तक तो आग बुझेगा नहीं उस पॉइंट का। ठीक है, इसीलिए बहुत मेहनत लगता है, और कभी कभी तो 3-4 गो 5 गो आदमी मिल करके उस पाइप को संभालता है ना। तो उसके बाद तीसरा और चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो चलिए उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए हम लोग बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बोर्ड पर चलते हैं, तो उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम लोग अब बोर्ड की तरफ आ गए हैं, और हमारे पास तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास 4 kg a bullet of mass 50 gram is fired with an initial velocity of 35 meter per second. कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। हमें यहाँ पे क्या करना है कि राइफल का रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है, हमें यहाँ पे राइफल का रिकॉइल वेलोसिटी निकालना है। तो देखिए हम बताए थे, जैसे एवरेज वेलोसिटी में हम लोग क्वेश्चन निकालते थे, एवरेज वेलोसिटी का या एवरेज स्पीड जब हम लोग बनाते थे तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, और वो फॉर्मूला सुपर फॉर्मूला था, मतलब एक ही फॉर्मूला से टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर देते थे। वो हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वैसे यहां पे एक सुपीरियर फॉर्मूला है, वो है क्या, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। तो आइए हम लोग यहां पे देखते हैं, सबसे पहला चीज हेयर सॉल्यूशन हम लोग यहां से देखते हैं। मास ऑफ द राइफल, राइफल का मास कितना है, मास ऑफ राइफल
कितना है 4 kg, चलो 4 kg, यानी कि M1 हमारा कितना हो गया 4 kg, M1 कितना हो गया 4 kg। मास ऑफ द बुलेट कितना है, मास ऑफ बुलेट कितना है, M2 कितना है हमारे पास, देखो कितना है 50 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम इक्वल्स टू 0.5 kg, 0.05 kg, 0.05 kg। मास ऑफ द बुलेट निकल गया हमें, मास ऑफ द राइफल मिल गया। अब देखो बिफोर फायरिंग होने से पहले इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल इक्वल्स टू 0। राइफल का इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 था u1, क्योंकि राइफल भी रेस्ट में था, और यहीं पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट भी क्या था रेस्ट में था, तो u2 इक्वल्स टू ऑल्सो 0, u1 भी 0, u2 भी 0। अब आफ्टर फायरिंग, जैसे बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन हम लोग पढ़े थे ना, वैसे आफ्टर फायरिंग, अब फायर करने के बाद देखते हैं क्या होता है। फायर करने के बाद अब गन बुलेट पर फोर्स लगाएगा, बुलेट आगे जाएगा, तो आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम कितना हो जाता है, आफ्टर फायरिंग होने के बाद वेलोसिटी बुलेट का कितना है, बुलेट कितना 35 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ द गन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गन का फाइनल वेलोसिटी यानी कि v1 इक्वल्स टू निकालना है हमें, v1 इक्वल्स टू मान लेते हैं v, लेट v, समझ रहे हो ना, लेट मान लिए कि v है, मानना यही हमें निकालना है। और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इक्वल्स टू है आपका 35 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का फाइनल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड। अब देखो हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने पढ़ा है क्या, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा है क्या कि m1 u1 यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द राइफल, तो m1 इंटू u1, इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल मास कितना है 4 kg इंटू इनिशियल मोमेंटम कितना 0, तो m1 u1 प्लस m2 u2 यानी कि मास ऑफ द बुलेट और वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। इतना आया हमारा टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब टोटल इनिशियल मोमेंटम इधर हमारा क्या है, ये मास ऑफ द बुलेट 0, ये चूंकि ये 0, ये दोनों 0 है, मास बुलेट और हमारा राइफल दोनों रेस्ट में है, तो 0 प्लस 0 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा m1 इंटू v1 4 kg इंटू v1 हमारा कितना है नहीं पता, यही तो v हमें निकालना है, इक्वल्स टू 4 इंटू v इक्वल्स टू 35 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 0.05। क्लियर। अब देखो यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, 0 इक्वल्स टू ये हो जाएगा इतना प्लस, सॉरी यहाँ इक्वल टू नहीं हो प्लस, तो 4b इंटू 35 इंटू 0.5। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4b प्लस 0.5 में करो तो 35 से 30 बचे 150, 5 बचे 25, यानी कि कितना हो जाएगा 175, यानी कि 1.75 kg मीटर पर सेकेंड। 0 प्लस 4b इक्वल्स टू 1.75, तो 4b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1.75, ये इसको उधर लेकर के चले गए, तो v इक्वल्स टू माइनस 1.75 अपॉन 4, यानी कि हो जाएगा कितना 4 चौका 16। अच्छा ऐसा लिख दो ना, इसको और आसान हो जाएगा, 175/4 गुना 100। अब 175 में 4 से डिवाइड कर लो, 4 से 4 चौका 16, फिर बचा वहाँ पे 1 5, फिर 4 3 जा 12, 4 3 जा, फिर 4 3 जा यहाँ पे क्या बचेगा 15 बचेगा, तो फिर 4 3 जा हम लोग करेंगे यहाँ पे 12, तो फिर आएगा 3, फिर वही 4 7 जा 28, 4 5 20, यानी कि 4.375 यही आएगा लगभग। तो हो जाएगा हमारा क्या इक्वल्स टू देयरफॉर v इक्वल्स टू 4.375 175 में हमारा कितना हो जाएगा, कितना आ रहा था हमारा, एक बार करके फिर से देखो तो 4 चौका 16, और फिर 1 बचा 15, 4 3 12, और फिर 43 पॉइंट समथिंग आ रहा था, और 3 तो 30 हो जाएगा, पॉइंट डालेंगे तो 4 7 28, फिर यहाँ पे 2 4 5 20, यानी कि 43.75। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा 43.75, 4375 अपॉन 100, यानी कि देयरफॉर v इक्वल्स टू 0.0
0.4375 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर हमारा रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द जो गन होगा वो 0.4375 मीटर पर सेकेंड होगा। गन का जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगा कितना होगा 4.35 मीटर पर सेकेंड, 4.375 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आगे हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है देखते हैं उसको। इसको लिख लो तब तक आप लोग। चलिए, तब आपके बोर्ड पर दूसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, दो ऑब्जेक्ट है उसका मास 100 ग्राम है और 200 ग्राम है, और मूविंग अलोंग द सेम लाइन, दोनों सेम लाइन में चल रहे हैं। मतलब कि मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये भी उधर ही चल रहा है, ये भी उधर ही चल रहा है, ठीक है ना। और एक का मास 100 ग्राम है और दूसरे का मास 200 ग्राम। मान लीजिए किसका मास 100 ग्राम है और इसका मास 200 ग्राम है, ठीक है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और कह रहा है क्या कि डायरेक्शन एंड लाइन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड एंड 1 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, इसका वेलोसिटी कितना है 1 मीटर पर सेकंड है। इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मास 200 ग्राम, इसका मास 100 ग्राम है। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड। अच्छा देखो, ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। कोई गाड़ी हमारे आगे अगर धीरे धीरे चलेगा और हम पीछे से तेजी में चल रहा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, तो निश्चित है कि ये ऑब्जेक्ट जाकर के इसको स्ट्राइक करेगा, एकदम जाकर के इसको कोलाइड करने ही वाला है, बिल्कुल करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट गया, पहला वाला ऑब्जेक्ट गया और दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, कोलाइड किया। कोलाइड करने के बाद जो इसका वेलोसिटी हो गया, इसका वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन जो ये वाला ऑब्जेक्ट था, इसका वेलोसिटी 1.67 मीटर पर सेकंड हो गया। यानी कि इसका वेलोसिटी क्या हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लिखा है, द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट द वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकंड। यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट हमारा उसका वेलोसिटी क्या हो गया, घट गया, 1.67 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका मतलब इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पहला वाला मीटर जो जा करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, तो उसका तो वेलोसिटी बढ़ेगा ना भाई। ये जाकर के इसको स्ट्राइक किया, तो ये पहला वाला ऑब्जेक्ट जाकर के 200 ग्राम वाले ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक किया, तो इसका अब वेलोसिटी क्या होगा आफ्टर द कॉलिजन। ये कॉलिजन के पहले दोनों ऐसे चल रहे थे 100 ग्राम 200 ग्राम, तो कॉलिजन के बाद दोनों ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये जो सेकंड वाला हमारा ऑब्जेक्ट है, ये कितना मीटर पर सेकंड से चलेगा, यही आपको निकालना है। हम बताए थे कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर फार्मूला है, वो है क्या, m1v1 = m1u1 + m2v2 = यही वाला जो हमारा मतलब टोटल इनिशियल मोमेंटम = टोटल फाइनल मोमेंटम, m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2, यही हमारे पास सुपीरियर फार्मूला। तो हम आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, इस फार्मूला को लगाते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसलिए सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आपका वीडियो में टाइम किल नहीं हो ज्यादा, ऐसे भी तो 30-35 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है ना। आइए तो देखिए यहाँ पे क्या है, गिवन, हम लोग गिवन देखते हैं। मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है, m1 कितना है, m1 = 100 ग्राम, m1 = 100 ग्राम यानी कि 0.1 kg, ठीक है ना। अच्छा m2 = कितना, 200 ग्राम यानी कि कितना, 0.2 kg, m1 = 0.1 kg, m2 = 0.2 kg, मूविंग अलोंग द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। यानी कि u1 जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है, और u2 जो है वो कितना है हमारा 1 मीटर पर सेकंड है। u2 कितना से चल रहा है, 1 मीटर पर सेकंड से। आफ्टर द कॉलिजन होने के बाद जो वेलोसिटी हो जाता है v1 हो जाता है, यानी कि पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी हो जाता है वो 1.67 मीटर पर सेकंड हो जाता है, और v2 आपको = v मान लेते हैं लेट, और यही आपको v निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस v को निकाल करके देखते हैं कि वो v कैसे कितना आता है, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं उस v के बारे में, चर्चा करते हैं। देखो हमारे पास फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वी हैव हमें क्या है, m1u1 टोटल इनिशियल मोमेंटम, तो m1u1 + m2u2। ये देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम को m1u1 और m2u2 किस लिख बोल रहे हैं, टोटल इनिशियल मोमेंटम का मतलब टोटल मास प्लस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट 1, मास और ऑब्जेक्ट 1 का इनिशियल वेलोसिटी, मास और ऑब्जेक्ट 2 का इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। तो m1u1 + m2u2 दोनों का इनिशियल मोमेंटम, इसका भी इनिशियल मोमेंटम, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम = टोटल फाइनल मोमेंटम m1v1 + m2v2। टोटल फाइनल मोमेंटम बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आइए हम इन दोनों को बराबर करते हैं, देखते हैं सबका वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, m1 और u1 पुट करेंगे तो 0.1 इंटू u1 कितना है 2, और यहाँ पे पुट करेंगे 0.2 इंटू 1 = m1v1, m1 कितना है हमारा 0.1
इंटू 1.67 प्लस m2 0.2 इंटू v, ये भी हमको निकालना है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 तो कितना हो जाएगा 0.4, 0.2 प्लस 0.2 हो जाएगा 0.4 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0.167 है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 0. कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.167, 0.1 से हुआ है तो 0.167 प्लस 0.2 v हो जाएगा। यहाँ पे ये 0.167 उधर से जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 0.4 माइनस 0.167 इक्वल्स टू 0.2 v, ये आ जाएगा 0.4। तो 67 और 3 70 और 30 यानी कि 33, 233 यानी कि 0.233 इक्वल्स टू 0.2 v। देयरफॉर v इक्वल्स टू 0.233 बाई हो जाएगा हमारा क्या यहाँ पे 0.233 बाई 0.2। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, हाँ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 233 से हम लोग करके देखते हैं तो 2 एकम 2। इसका जो पहले वाले ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी हो जाएगा 2 1 जा 2 तो 1 पॉइंट और हो जाएगा कितना, फिर 2 1 जा 2 कट गया, फिर 3 से कटेंगे तो 2 1 जा 2 और बचेगा 1 1 3, फिर हो जाएगा हमारा क्या 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 5 जा 10, 0.165 आई थिंक 0.165 मीटर पर सेकेंड हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा। देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर द collision the second object will move with the velocity of 1.165 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑब्जेक्ट 1.165 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी से घूमेगा। देखो तो जितना भी क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, एक बोर्ड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं लगेगा हमारा, हम बता रहे हैं एक बोर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। थोड़ा सा इधर लिखते हैं तो इसलिए थोड़ा सा इधर बढ़ जाता है, नहीं तो अगर सॉल्यूशन देखा जाए तो सॉल्यूशन मात्र इतना ही छोटा हो जाता है। और सारा क्वेश्चन हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और आसान से आसान क्वेश्चन, बस हमारे ये फॉर्मूला पुट कर देना है, एक फॉर्मूला सुपीरियर फॉर्मूला, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन और आसान से आसान क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर पुट करोगे तो बन जाएगा। देखो टोटल हम बता दे रहे हैं, अभी इन टेक्स्ट क्वेश्चन में टोटल 8 क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन हम इस वीडियो में तुम्हारा कंप्लीट करवा दिया आप लोगों का, ठीक है। अभी हमारे पास टोटल है आई थिंक इस लेवल 1850 के आसपास सब्सक्राइबर है। अगर शाम तक 1900 सब्सक्राइबर हो जाता है या फिर 1850 क्रॉस कर जाता है सब्सक्राइबर, ठीक है ना, तो आपको शाम तक रात के 8 बजे तक एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो सीधा छठ पूजा के छुट्टी में या फिर नेक्स्ट संडे को तुम लोगों का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करवा दो दोस्तों लोगों से, ताकि 1850 सब्सक्राइबर प्लस हो जाए शाम तक आज। तो आज शाम ही को तुम्हारा वीडियो अपलोड हो जाएगा इसी चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 9 फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का भी प्रॉब्लम